हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का तथागत डिफेंस क्लासेस में। और साइंस का आज का टॉपिक होने वाला है पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। चलिए जानते हैं आखिर पोषक तत्व क्या होते हैं या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व जिन्हें भोजन की सहायता से क्या किया जाता है, शरीर के अंदर लिया जाता है और जो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा, वृद्धि और विकास प्रदान करते हैं, ऐसे तत्वों को ही क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ पे पोषक तत्वों के नाम से जाने जाते हैं। क्या इतनी बात हम लोगों के लिए क्लियर चली जाती है कि ऐसे तत्व जिसे भोजन की सहायता से शरीर में क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और यही तत्व क्या करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा, वृद्धि और विकास प्रदान करते हैं। ऐसे तत्व ही हमारे यहाँ पे क्या कहलाते हैं, पोषक तत्वों के नाम से जाने जाते हैं। पोषक तत्व आखिर कितने प्रकार के होते हैं, तो इस बात को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पोषक तत्व याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या हम कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनकी जरूरत हमारी बॉडी में ज्यादा होती है, ऐसे तत्वों को ही क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मैक्रो मतलब बड़ा, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत हमारी बॉडी में ज्यादा होती है कि नहीं होती है। तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए ज्यादा होती है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स क्या कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी जरूरत हमें थोड़ी सी कम होती है, उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही हैं जो हमारी बॉडी को ऊर्जा, वृद्धि और विकास प्रदान करते हैं, लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, इनसे बॉडी की तमाम प्रकार की एक्टिविटी क्या होती है, चलती रहती है। तो क्या इतनी बात हम लोगों के लिए क्लियर चली जाती है कि आखिर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बाद में हमारे यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो देखिएगा आखिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद में बात आएगी आखिर कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत किस किस को रखा गया है। तो सबसे पहले बात आती है हमारे यहाँ पे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा कौन कौन से आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा। आखिर फिर इसके बाद में फिर क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है और वसा, लिपिड या फैट क्या होता है। क्या इतनी बात भी हमें क्लियर जाती है कि ऐसे तत्व भोजन की सहायता से जो ग्रहण किए जाते हैं, जो ऊर्जा, वृद्धि, विकास प्रदान करते हैं, कहलाते हैं पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो। कौन कौन से हो जाएंगे, मैक्रो एंड माइक्रो। जिनकी जरूरत ज्यादा हो, जिनकी जरूरत कम हो, माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कौन कौन से हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा, लिपिड्स, फैट। क्या इतनी बात भी हमें क्लियर जाती है। इसके बाद में बात आती है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत किसको रखा गया है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत याद रखिएगा विटामिन, वाटर या जल, लिपिड, मिनरल्स और हमारे यहाँ पे फाइबर। तो मिनरल्स, फाइबर, वाटर एंड विटामिन्स, विटामिन्स, फाइबर, मिनरल्स और हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइबर। इतनी बात हमें क्लियर गई। फिर शुरू से आ जाते हैं एक बार कि ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, बॉडी में भोजन की सहायता से ग्रहण किए जाते हैं और जिससे ऊर्जा, वृद्धि, विकास प्रदान होते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व। तमाम प्रकार की गतिविधि के लिए भी कौन उत्तरदायी होता है, पोषक तत्व। कितने प्रकार के देखने को मिले, दो, मैक्रो, माइक्रो। मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब कम। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत किस किस को रखा गया है, तो हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। अब इसके बाद में बात आती है हमारे यहाँ पे कि माइक्रो में किसको रखा गया है, तो विटामिन, वाटर, फाइबर एंड मिनरल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके आगे देखिएगा किसकी बात आएगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, लिपिड क्या होता है, फाइबर क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, वाटर क्या होता है। जानेंगे कि नहीं जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत जो कार्बोहाइड्रेट है वो आखिर क्या होता है, क्या वर्क करता है, क्या इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर जो बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कार्बन के हाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, यस या नो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जो मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इनके बीच में जो रेशियो होता है वो 1:2:1 का रेशियो होता है।
इसके अलावा ये करते क्या, तुरंत ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। शुगर की प्रेजेंस के कारण कहलाते हैं सैकेराइड। इसके अलावा इनमें अधिकांशता देखिएगा तो ओज प्रत्यय जुड़ा होता है पीछे, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। तो अधिकांशता हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम आपको ओज प्रत्यय दिखा हुआ देखने को मिलेगा। ये भी बात हमें क्लियर चली जाती। आखिर कार्बोहाइड्रेट किस किस में देखने को मिलता है, फल सब्जियां। ये मैंने अप्रोक्सीमेट में बोला, लेकिन आपसे कोई पूछ सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा, आलू में पाया जाता है, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके बाद में आपसे फिर क्वेश्चन बन सकता है, चावल में पाया जाता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। अरे यस मैम से नहीं बेटे, आपको आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, 1:2:1 का रेशियो पाया जाता है। ओज प्रत्यय जुड़ा होता है, चावल में पाया जाता है, रोटी में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। बनेंगे नहीं क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब बात आती है कि आखिर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। तो आपने ही बोला है कि इसमें शुगर की प्रेजेंस के कारण क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो शुगर की प्रेजेंस के कारण ये क्या क्या कहलाते हैं हमारे यहाँ पे, सैकेराइड। क्या कहलाते हैं, सैकेराइड। और हमारे यहाँ पे एक ही कार्बन से मिलकर बनेंगे तो मोनोसैकेराइड, 2 से 10 तक बनेंगे तो, 10 से अधिक होंगे तो, इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है। एक होगा तो पढ़ते हैं, 2 होंगे तो, और सही बताएं, सही बता। 2 के लिए पढ़ाया गया था ना कि केमिस्ट्री में 2 के लिए क्या पढ़ते, हाँ डाइसैकेराइड। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए 7 हेप्नॉन डेक आ जाएगा, ऑक्टनॉन डेक। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भाई मोनोसैकेराइड भी होता है, ओलिगोसैकेराइड भी होता है एंड पॉलीसैकेराइड भी होता है। और यहाँ पर फिर आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है कि आखिर जो मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारे यहाँ पे ग्लूकोज, सेकेंड नंबर पे बात आती है फ्रक्टोज, थर्ड नंबर पे बात आती है गैलेक्टोज। तो सबसे पहले बात किसकी आई, सेकेंड नंबर पे बात किसकी आई, थर्ड नंबर। इतनी बात क्या हमें क्लियर है। फ्रेमिंग जमा के एक बार देख लीजिए। ऐसे तत्व जो क्या कर रहे हैं, ऊर्जा वृद्धि विकास और तमाम प्रकार की रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स 2 प्रकार के देखने को मिले हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में हमारे यहाँ पे जो ज्यादा हमारे यहाँ पे कम करते हैं और कम जरूरत होती है तो माइक्रो। मैक्रो के अंतर्गत हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, वसा को रखा गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत वाटर, इसके अलावा फाइबर, मिनरल्स और विटामिन को रखा गया है। सबसे पहले बात आई थी हमारे यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमने बोला 3 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। सबसे पहले बात किसकी आई, फिर कार्बोहाइड्रेट। हमने बोला कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते, 1:2:1 होता है, तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सैकेराइड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि शुगर प्रेजेंस होती है। इतनी बात हमें क्लियर गई। सोर्स क्या क्या होते हैं, बन जाएगा। सबसे पहले बात, फिर ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3, मोनो, ओलिगो एंड पॉली। तो मोनो में क्या आ जाएगा, बन जाएगा कि मोनोसैकेराइड के अंतर्गत किस किस को रखा गया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। कौन कौन से आ जाएंगे, फिर बताइए, बन जाएगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बताइए ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज उदाहरण हैं, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले बात किसकी आएगी, अब ग्लूकोज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज ही है जो क्या क्या होता है, बताइए। सबसे वीआईपी यही पूछता है, पूछता है कि नहीं, मैं पूछता। इसके अलावा
शक्कर का बेटा, क्या हो जाएगा ग्लूकोज में? एक तो शरीर का ईंधन और एक C6H6 अरे C6H12O6 इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। शरीर का ईंधन इसे कहा जाता है। क्या इसे ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है? ब्लड, कोई दिक्कत? तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे? पहले तो आपसे ग्लूकोज पूछा जाएगा कि ग्लूकोज है, तो क्या आंसर देंगे? पहला आंसर बन जाएगा ना इस पे कि आपसे कोई पूछे कि भाई ग्लूकोज आखिर क्या होता है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ग्लूकोज ही मोनोसेकेराइड है। फिर इसके बाद में बात आती है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने डायरेक्ट आपको बताया C6H12O6 होता है। इसे बॉडी फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये शरीर को ईंधन प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा इसे ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत इसमें? बन जाएगा। फिर इसके बाद में क्या बताएगी हमारे यहाँ पे? फ्रक्टोज। आएगा कि नहीं? और मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि यदि हिंदी में याद रखना है आप लोगों को तो फा से फल, फा से फ्रक्टोज, और यदि इंग्लिश में याद रखना है तो एफ से फ्रूट, एफ से फ्रक्टोज, दोनों याद रहेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई फलों की शर्करा कहलाती है, फलों की शर्करा सर्वाधिक मीठी शर्करा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बना है कि बताइए सर्वाधिक शुगर प्रेजेंस होती है फ्रक्टोज में, फलों की शर्करा कही जाती है, फ्रक्टोज एग्जाम्पल है। बन जाएगा। ग्लूकोज उदाहरण है C6H12O6, शरीर का ईंधन कहलाता है, सर्वाधिक शुगर की प्रेजेंस होती है, शरीर का ब्लड की शुगर कहा जाता है। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसके बाद में बात आती है हमारे यहाँ पे किसकी? गैलेक्टोज आएगी। और गैलेक्टोज जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है ग्लूकोज प्लस बन जाएगा। क्या बोला गया है कि ग्लूकोज प्लस लैक्टोज इज इक्वल टू गैलेक्टोज। कोई दिक्कत? तो हमने फिर एक बार शुरू से फ्रेमिंग आप बैठा के देख लीजिए। ऐसे सभी तत्व जो भोजन की सहायता से ही शरीर में ग्रहण किए जाते हैं, जो ऊर्जा, वृद्धि और विकास प्रदान करते हैं। इसके अलावा तमाम प्रकार की फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज को भी हमारे यहाँ पे क्या करते हैं? जनरेट करवाते रहते हैं कि नहीं करवाते रहते हैं, या कार्यकलाप के अनुसार ही काम करवाते रहते हैं। हमने देखा कि आखिर ऐसे कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो हम दो प्रकार के देखने को मिले, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में हमने बोला कि जिनकी जरूरत ज्यादा होती है, माइक्रो मतलब कम होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स को रखा गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत विटामिन, वाटर, फाइबर एंड मिनरल्स को रखा गया। सबसे पहले बात आई हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर जो बने होते हैं, जिनके बीच में 1:2:1 का रेशियो देखने को मिलता है। इनके पीछे अधिकांशतः ओज प्रत्यय देखने को मिलता है। शुगर की प्रेजेंस के कारण ही इन्हें सैकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हमने क्या देखा कि भाई इनकी सोर्स की बात करें तो फल और सब्जियां हो जाती हैं, जिनमें से आपसे फिर एग्जांपल पूछे जाते हैं कि भाई गेहूं एग्जांपल है, कार्बोहाइड्रेट, फल एग्जांपल है,
बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको डाइजेशन सिस्टम में जैसा कि बताया गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। सही आंसर दे रहे हैं। और हाँ, तो हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही होता है ना, संपूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत। ये हम लोगों ने डाइजेशन सिस्टम में पढ़ चुका है ना कि भाई यदि आपसे कोई पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, मुंह से हो जाएगा, फुल डाइजेशन कंप्लीट होता है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन इसका कार्बोहाइड्रेट का, तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले बात आई किसकी? मोनोसैकेराइड। हमने बोला मोनोसैकेराइड में नंबर ऑफ कार्बन, मोनो मतलब क्लियर है ना। इसमें कौन कौन से हमारे यहाँ पे रखे गए? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। पासे फल, पासे फ्रक्टोज। फलों की शर्करा के नाम से जाना जाता है फ्रक्टोज, कोई दिक्कत? सर्वाधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज। बॉडी फ्यूल के नाम से जाना जाता है ग्लूकोज। ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है C6H12O6 ग्लूकोज, कोई दिक्कत? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, कोई दिक्कत है? इसके बाद में बात आती है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, वो पूछा जाता है डाइसैकेराइड पर, कि डाइसैकेराइड के अंतर्गत किस किस को रखा गया है। जल्दी से बताइए कि आखिर डाइसैकेराइड में किस किस को रखा गया है? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन कौन से रखे जाएंगे? और माल्टोज मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, बताया था कि नहीं? माल्टोज आया याद? तो कोई आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्कोहल की शर्करा कहलाती है, कहलाती कि नहीं कहलाती है? माल्टोज। अंकुरित अनाजों से ही कौन सी बनती है हमारे यहाँ पे? माल्टोज। अंकुरित अनाजों में किस प्रकार की शर्करा या शुगर देखने को मिलती है? माल्टोज। अल्कोहल में पाई जाती है, कोई दिक्कत इस पे? इसके बाद में बात आती है हमारे यहाँ पे किसकी? सुक्रोज। क्या हम बोल सकते हैं? गन्ने और दोनों आ जाएगा। गन्ने और जो साधारणतः चीनी हम लोग ले रहे हैं वो कौन सी होती है? सुक्रोज ही होती है। कौन सी होती है? सुक्रोज। तो गन्ने में पाई जाती है। गुड़ में भी कौन सी मिलती है? और गन्ना और गुड़ तो वैसे भी याद रह जाएगा आप लोगों को कि सुक्रोज। इसके बाद में कौन सी आ जाएगी? लैक्टोज। क्या हम बोल सकते हैं कि दूध की शर्करा? बनेगा कि नहीं बनेगा? दूध की शर्करा को क्या कहा जाता है? लैक्टोज। क्या लैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर गैलेक्टोज बनाते हैं, जो एक प्रकार का मोनोसैकेराइड होता है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एग्जाम्पल है। मैं तो बताने वाली हूँ नहीं, इसलिए ऐसी आशा से मेरी तरफ ना देखें। हाँ, कॉन्फिडेंटली आंसर दें, आपको आ रहा है। हाँ, किसका एग्जाम्पल है? डाइसैकेराइड। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के कौन कौन से एग्जाम्पल निकल कर आए? बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद में क्या बात आती है हमारे यहाँ पे? पॉलीसैकेराइड। जैसे कि आपको बताया गया है, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारी। पॉलीथीन सुना है ना?
बहुत सारे एथीन मिल जाएंगे तो पॉलीथीन। पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे सैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमारे यहाँ पे पॉलीसैकेराइड के कौन कौन से एग्जाम्पल निकल के आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ग्लाइकोजन, काइटिन, स्टार्च एंड सेलुलोज। कौन कौन से आ जाएंगे? ग्लाइकोजन, काइटिन, स्टार्च एंड सेलुलोज। कौन कौन से आ जाएंगे? ग्लाइकोजन, काइटिन, है ना, काइटिन लिखा है, काइटिन। सबसे पहले किसकी बात आएगी? याद आया? कहाँ पढ़े थे हम लोग ये? कहाँ पढ़े थे? हम बोल सकते हैं कि जानवरों के अंदर जो ऊर्जा जिस रूप में स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन है। हम बोल सकते हैं कि हम लोगों के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में ही तो ऊर्जा स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? कहाँ स्टोर होती है? अरे पगले, कहाँ स्टोर होती है? डाइजेशन सिस्टम में ना पढ़ा है? पूरी साइंस मेरे सामने बोल दो। एटीपी भी पढ़ा है, आप ए भी पढ़ा है, ए भी पढ़ा है, ए भी पढ़ा है, लेकिन आंसर क्लियर दो। लेकिन कहाँ पढ़े? और ऊपर जाओ थोड़े से। क्लियर है? तो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा कहाँ स्टोर होती है? लिवर में होती है। बन जाएगा। वो ग्लाइकोजन एक प्रकार का है मुक्के खाने का मन कर रहा है क्या? ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा कहाँ स्टोर होती है? बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लाइकोजन क्या है? बन जाएगा, पॉलीसैकेराइड है। सेकेंड नंबर पे बात किसकी है हमारे यहाँ पे? ये भी बता चुकी थी। क्या हम बोल सकते हैं कि अनाज के छिलकों में पाया जाता है? कैप्सूल बनाने में इसकी हेल्प की जाती है। आलू के जो हमारे यहाँ पे वो निकलता है कद्दूकस करने के बाद में, वहां पे भी स्टार्च देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो तीन चीजें इसमें पूछी जाती है कि स्टार्च है, सही सही आंसर देना बेटे। हाँ, स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड। पहला आंसर निकल कर गया। स्टार्च है, बन जाएगा। स्टार्च पाया जाता है केलों के छिलकों में। ऐसे याद करवा दूं तो याद रख लो। हाँ तो दादे यही तो बोल रही हूँ, वो बोल रहा है छिलकों में, तो मैंने बोला केले के छिलकों में बोल देती हूँ, क्या दिक्कत है? छिलके बोल रहे हैं तो प्रॉपर बोलिए कि भाई अनाज के छिलकों में पाया जाता है स्टार्च। क्लियर है? मुंह में डाइजेशन हो जाता है, तो उसी का तो एक एग्जांपल निकल कर आया ना। स्टार्च ही टूटता कि नहीं टूटता है? कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं जिसके द्वारा स्टार्च टूटता है? बताओ मेरे स्लो मोशन। अरे पास है द पेप्सन, पास है प्रोटीन। बताओ, वो बताएगा व्हाइट कलर। हाँ तो पूरे व्हाइट है आप लोग। हाँ 1 2 3। अरे ऑप्शन नहीं दे रही हूँ भाई, टा से पढ़ाया गया था कुछ। हाँ और टाइलेन और डायस्टेन नहीं पढ़ाए थे? स्टार्च को तोड़ रहे थे कि नहीं तोड़ रहे थे? तभी तो हमने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही स्टार्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है कि स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है जिसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? बन जाएगा। स्टार्च कहाँ पे हमारे यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है? माउथ में ही होता है। किसकी सहायता से होता है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि टाइलेन एंड डाइस्टेट जो एंजाइम होते हैं उनकी सहायता से स्टार्च का क्या होता है? ब्रेक डाउन। और ये हमारे यहाँ पे बदलने लगेंगे कि नहीं बदलने लगेंगे? इसके बाद में बात आती है किसकी हमारे यहाँ पे? काइटिन, कवक की कोशिका भित्ति। जो हमारे यहाँ पे फंगस होता है उसकी सेल वॉल जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन। काइटिन एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
पॉलीसेकेराइड। काइटिन के द्वारा क्या बनता है? कवक की कोशिका भित्ति। कवक मतलब फंगस तो समझते हैं ना, फफूंद, नहीं समझते हैं? तो उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से। इसके बाद में क्या बचा लास्ट? ये तो बताने वाली नहीं हूं। याद आया? आया कि नहीं आया? सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। ये भी हमें क्लियर गया। लेकिन हमने सेलुलोज आपको बताया था कि भाई जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की वीआईपी आंसर, ऐसे आंसर में तो पेपर के बिना आप सिलेक्ट हो गए। हाँ बताइए, तो ये बताओ, ये बताएंगे? बताएं सर, जल्दी बताएं। आठ गजब नहीं। अरे मैंने क्या बताया था कि सेल के ऐसे बोलते जाओ पूरे। सेल बॉल, ठीक है। तो सेल बॉल किससे मिलकर बनी होती है? बन जाएगा। सेल बॉल, पादपों में जो सेल बॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज एक प्रकार का है पॉलीसेकेराइड। अब पूरा फ्रेमिंग बिठा के देखो, क्या कार्बोहाइड्रेट गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया जाए। बन जाएगा। बसा, लिपिड या फैट, क्या क्या आएगा? बसा, लिपिड या फैट। क्या क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले इस पे? याददाश्त चली गई बेटे? सीएनएस अच्छे से पढ़ाया गया आप लोगों को? मतलब पीछे वाले क्या हो जाएगा? ये बसा, लिपिड, फैट। थोड़ी तो इज्जत रखा करो मेरी कि हाँ मेरे स्टूडेंट हैं आप लोग। माइक्रो बोला था, मैक्रो नहीं बोला, तो मेरे कानों में दिक्कत कहलाई। मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बोल सकते? अरे हाँ या ना तो बोलते जाया करो। अरे एक दो सोर्स लिख दिए, बाद में तो आपको याद आ ही जाएंगे। सबसे पहले बात आएगी कि आखिर बसा, लिपिड या फैट क्या होता है। पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पर हम जान लेते कि आखिर वसा, लिपिड
या फैट क्या होता है, तो हमने जैसा कि आंसर दिया कि भाई ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है। इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को ज़्यादा होती है, इसलिए इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत रखा गया है। इतनी बात हमें क्लियर जाती है। ये शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये भी बात हमें क्लियर गई। इसके बाद में इसका डाइजेशन कैसे होता है, देरी से होता है, इसलिए जो एनर्जी होती है वो कब तक चलती है हमारे यहाँ पे, लंबे समय तक। अब आपके यहाँ पे फिर क्वेश्चन बन जाता है कि भाई आखिर देरी से डाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इनका डाइजेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेट होने लगता है। किस किस से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इसमें कोई दिक्कत, तो हम पहला क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि जो वसा या लिपिड या फैट है वो क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। ये लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनका डाइजेशन देरी से होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। 1 ग्राम वसा या फैट या लिपिड में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देखने को मिलती है ना। फिर इसके बाद में हमारे यहाँ पे बात आती है कि ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और जैसे ही रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही देखने को मिलता है ना अधिकांशतः सभी लोगों का, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये लिक्विड फॉर्म में बदलने लगते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों ने नारियल का तेल देखा है, घी देखा है, सेम कंडीशन इज हियर। हाँ या ना तो बोला करो, चेहरे बना लेते हैं बस सबके सब। हाँ, पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, हमारे यहाँ पे वो मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो किस में बदल जाएगा, क्लियर है। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, हाँ, रूम में नहीं जमता बेटे रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही इंक्रीज होगा टेम्परेचर लिक्विड में चेंज होने लगे। कोई दिक्कत, अगर हम वसा को लेते रहेंगे तो लंबे समय तक एनर्जी बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल निकल के आ जाएंगे कि यदि सोर्स की बात की जाए कि किसमें कौन सा हमारे यहाँ पे पाया जाता है, तो अरे तो उसी को अकेले याद नहीं रखो, मैंने तो आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दी। घी हो गया, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, आप देखिए घी में तो देखने को मिलता ही है, डालडा में देखने को मिलता है, सोयाबीन के तेल में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके अलावा मूंगफली मिलता है कि नहीं मिलता है, दूध, पनीर, मट्ठा, मक्खन, इन सभी में फैट होता है कि नहीं होता है। इतनी बात क्या हमें क्लियर गई। आप बताइए कि फैट क्या होता है, तो हमने डायरेक्ट आपसे आंसर किया कि फैट एक प्रकार का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसकी जरूरत हमारे शरीर को ज्यादा होती है। फिर इसके बाद में हमने आंसर दिया कि ये भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, लंबे समय तक ये एनर्जी प्रदान करते हैं। इनका डाइजेशन देरी से होता है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस थोड़ी बहुत कम होती है। 1 ग्राम वसा में या लिपिड या फैट में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देखने को मिलती है। कितनी बात हमें क्लियर गई। रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर हमारे यहाँ पे इंक्रीज होता है तो ये लिक्विड में चेंज होने लगते हैं। इसमें कोई दिक्कत बन जाएगा। बात आती है कि आखिर वसा कितने प्रकार के होते हैं। संतृप्त वसा, असंतृप्त और
बन जाएगा, कोई दिक्कत। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट कौन कौन से हो जाएंगे? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। क्या क्या हो जाएंगे? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। हम बोल सकते हैं कि वसा 3 प्रकार का होता है, संतृप्त, असंतृप्त एंड ट्रांस फैट बन जाएगा। क्या हम बोल सकते हैं कि जिनकी मात्रा यदि शरीर में ज्यादा हो जाए तो ये नुकसान प्रदान करने लगते हैं। घी, डालडा, मक्खन, पनीर अब ज्यादा लीजिए नुकसान देंगे। देते हैं कि नहीं देते हैं? आपसे तो नहीं बोला जाता है कि सुबह शाम 1 गिलास दूध की बजाय 1 गिलास घी पियो, और पीने लगो तो नुकसान ही होगा ना, फायदा तो नहीं करने लगा किसी को। नहीं तो अगर फिजिकल नहीं हो रहा है तो 1 गिलास प्रॉपर एकदम निकालो मक्खन घी और 2 मिनट में रनिंग तैयार है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि इनका डाइजेशन हम जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे फैट जिनकी मात्रा यदि हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह हो जाती है। तो इस तरीके के क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड फैट। इसमें आ जाएंगे हमारे यहाँ पे पनीर हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, डालडा बन जाएंगे। इसके बाद में बात आएगी हमारे यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट, जो हमारे यहाँ पे सबसे वीआईपी फैट माना जाता है। सनफ्लावर ऑयल खाने के लिए बात करती है कि नहीं करते हैं सब लोग? मछली का तेल देख लीजिए, ये हमारे यहाँ पे किस में आ जाएगा? अनसैचुरेटेड फैट। इसके अलावा मूंगफली का तेल, ये तीनों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल निकल के आएंगे। तो ऐसा फैट जिनकी मात्रा हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं? जो शरीर को क्या प्रदान करते हैं? शरीर के लिए क्या नुकसानदायक होते हैं? नहीं होते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ पे क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड फैट कहलाते हैं। बन जाएगा। सैचुरेटेड कैसा होता है? नुकसानदेह होता है। मूंगफली के तेल में पाया जाता है, सनफ्लावर ऑयल में पाया जाता है, मछली के तेल उदाहरण है, पनीर उदाहरण है, डालडा उदाहरण है। ज्यादा हो जाए तो नुकसानदेह हो जाए। सैचुरेटेड फैट किसके क्लासिफिकेशन में आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत ही फैट जो होता है उसी के टाइप्स आ जाएंगे ना, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ट्रांस वसा में आपने देखा होगा कि कुरकुरे खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, अरे खा लो, ट्रांस फैट होता है इसमें। मतलब इस शरीर में सबसे ज्यादा नुकसानदेह कौन होता है? क्योंकि जो आर्टरीज होती है वहां जाके क्या हो जाता है? जमने लगता है। तो आपने देखा होगा हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम सामने आती है, नलियां जो होती हैं आर्टरीज, धमनियां, उसमें क्या करने लगता है? ये चोक करने लगता है, और चोक करेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव हो जाएगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को इंक्रीज करता है। मछली का तेल एग्जाम्पल है, 1 ग्राम वसा में पाई जाती है, देरी से पाचन होता है। क्या? अरे लिपिड, वसा या फैट, तीनों एक ही तो चीज है ना बेटा। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लंबे समय, अब बताइए ऊंट के कुबड़ में पाया जाता है। अरे भगवान जी, ना मैं पूछ रही संतृप्त, ना पूछ रही ट्रांस, ना पूछ रही असंतृप्त। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि जो ऊंट का कुबड़ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? फैट से। हमारे शरीर की रक्षा भी कौन करता है? करता है। अगर मान के चलो चट्ट मारा जाए तो ये कौन बचा लेता है? फैट ही बचा रहा है। स्किन किससे मिलकर बनी है? क्लियर है? तो हमारे शरीर की बाहरी सुरक्षात्मक काम कौन करता है? फैट ही करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। देरी से पाचन, लंबे समय तक ऊर्जा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बनेगा, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, बाकी लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट और फैट खत्म हो जाते हैं। कल का टॉपिक आपका बनेगा प्रोटीन, विटामिन, वाटर एंड मिनरल्स। इतनी बात हमें क्लियर जाती है? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।